हेलो, आज की वीडियो में हम जियोमॉर्फोलॉजी की एक फेमस थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन जिसको विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बट उस वीडियो में कुछ कमियां थी जो कि मैंने थ्योरीज के अंदर नहीं कवर की थी, तो मैंने इस चीज को रिवाइज किया है। तो हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो विलियम मॉरिस डेविस जो कि एक अमेरिकन जियोग्राफर थे जिन्होंने जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन करके एक मॉडल दिया था जो कि इंस्पायर्ड थे, जो उन्होंने एप्लाइंचीन रीजन में पेंसिल्वेनिया एंड वर्जीनिया में अपनी स्टडी की थी, जहां पे इन्होंने अपने इस मॉडल को अपने पेपर द रिवर एंड वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया 1889 में डिस्क्राइब किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हर एक एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो, चाहे वो आपका सीएसआई नेट हो, हर एग्जाम में ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जियोमॉर्फोलॉजी का बेस है। और आपकी जो सेमेस्टर वाइज जो कॉलेज के बीए एमए के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये थ्योरी पूछी जाती है। तो विलियम मॉरिस डेविस जो हैं वो बेसिकली एक अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी थ्योरी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से प्रेजेंट की 1899 में, जब वो चार्ल्स डार्विन की उस समय ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की पब्लिकेशन हुई थी 1859 में। तो उससे इंस्पायर्ड होकर चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस थ्योरी को दिया। डेविस ने अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया कि जैसे ऑर्गेनिक लाइफ के भी स्टेजेस होते हैं, यूथ, मैच्योर, ओल्ड, वैसे ही ज्योग्राफिक जो लैंडस्केप है वो भी एक ऑर्गेनिक लाइफ की तरह पास करता है यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज से। तो विलियम मॉरिस डेविस के अकॉर्डिंग ज्योग्राफिकल साइकिल क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें एक लैंडफॉर्म का अपलिपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे उसमें टाइम के साथ क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक लैंड स्कल्पचर में, एंड एक बाद में एंड के जो ओल्ड स्टेज होता है उसमें ये लोअर फीचरलेस प्लेन जिसको पेनी प्लेन कहा डेविस ने, उस पे जाके ये खत्म होता है। तो जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो आपको ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो फ्लूवियल प्रोसेस है, रनिंग वाटर जैसे प्रोसेस है, इसलिए इसको हम नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन कहते हैं। क्योंकि ये जो फ्लूवियल साइकिल है वो हर एक जगह आपको कॉमन देखने को मिलेगी, हर एक पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसको नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन का नॉर्मल जो है, चूंकि वही मैंने बताया कि फ्लूवियल प्रोसेस जो है वो ज्यादातर ग्लोब के पार्ट को कवर करते हैं, आपके हर एक जगह होते हैं कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट को छोड़ के। तो इस मॉडल को डेविस ने ट्राई ऑफ डेविस कहा। तो डेविस के अकॉर्डिंग जो लैंडफॉर्म है वो क्या होता है, वो L इक्वल्स टू एफ एसपीटी होता है। एसपीटी का मतलब क्या है, लैंडफॉर्म का मतलब क्या है, इन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू इसको समझाया कि लैंडफॉर्म इक्वल्स टू फंक्शन, फंक्शन किसका होता है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कौन से टाइप की रॉक है जिससे माउंटेन वो बना है, वेरियस अदर स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जैसे कि आपकी फोल्डिंग हो गई, फोल्डिंग हो गई। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का मतलब हो गया आपका डेनुडेशन प्रोसेस, वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया। टाइम क्या हो गया, टाइम को एक टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं डेविस ने यूज किया, बल्कि इन्होंने कहा कि एक प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म के प्रोग्रेस में चेंज आती है। टाइम मतलब जैसे जैसे वो यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज से पास करना है। अब अगर हम एजम्पशन की बात करें तो लैंडफॉर्म बताया कि लैंडफॉर्म एक रिजल्ट है इंटरेक्शन होना एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस का। लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट एक ऑर्डरली मैनर यानी कि एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में होती है टाइम के साथ एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग। रिवर पहले क्या करती है, वैल्यूज को डाउनवर्ड इरोड करती है, यानी कि वर्टिकल इरोजन होता है रैपिडली। फिर एक ग्रेडेड कंडीशन जब तक वो अचीव नहीं करती तब तक जो रिवर है वो अपनी वैली को इरोड करती रहती है वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर अपलिपमेंट जो होता है, इन्होंने बताया कि वो रैपिडली नहीं होता, वो बल्कि धीरे धीरे होता है। सॉरी, उन्होंने बताया कि जो अपलिपमेंट होता है वो जल्दी जल्दी होता है, स्लोली नहीं होता, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी
से इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन जो होते हैं वो हैंड टू हैंड नहीं होते, मतलब वो एक साथ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने बताया कि इरोजन जो होता है वो स्टार्ट होता है जब अपलिफ्टमेंट हो जाती है। तो जब अपलिफ्टमेंट हो गई उसके बाद इरोजन होगा, इसलिए इसको हम टाइम डिपेंडेंट मॉडल कहते हैं। बट जब हम पैंग की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल पढ़ेंगे। तो ये जो एजम्पशन था ये एक फोकल पॉइंट बना, बहुत सारे सीवियर जो क्रिटिसिज्म किए गए इनकी साइकिल ऑफ इरोजन को लेके, ये पॉइंट मेनली एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बना। अब अगर हम थ्योरी के ऊपर बात करें तो डेविस का ये जो डायग्राम है इसको एक टू डी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाया गया है कि कैसे जो लैंडफॉर्म है वो स्टेजेस से पास करते हुए उनके रिलीफ में चेंज आता है। तो यहाँ पे जो यूसी है उसको अपर कर्व बोला गया, एलसी जो है वो आपका लोअर कर्व है जो कि आपका वैली के फ्लोर को दिखा रहा है। फिर ए डी और ई जो है वो आपका बेस लेवल दिखा रहा है, और सी लेवल दिखा रहा है। ए सी आपका क्या है, ए सी आपका एब्सोल्यूट रिलीफ को दिखा रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम रिलीफ। एंड आपका बी सी क्या है, बी सी आपका रिलेटिव रिलीफ को दिखा रहा है जो कि आपका वैली के फ्लोर से दिखा रहा है, बी बी जिसको वैली का फ्लोर माना गया। और यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी रिवर जो है वो अपने वैली फ्लोर को इरोड नहीं कर सकती एक बेस लेवल के बाद, यानी कि एक बेस लेवल की कंडीशन आती है जिसको सी लेवल कहा गया है, उससे नीचे कोई भी रिवर अपनी वैली को इरोड नहीं कर सकती। थ्रस बेस लेवल को इंडिकेट किया गया है कि यहाँ तक कि मैक्सिमम हमें वर्टिकल इरोजन यानी कि वैली डीपनिंग देखने को मिलती है रिवर द्वारा। तो जो बेस लेवल का कॉन्सेप्ट था उसको पहली बार सबसे पहली बार लाया था पॉवेल ने। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और किसी वीडियो में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेस लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पॉवेल ने दिया था। अब इसके हम स्टेजेस की बात करते हैं, जो डेविस की स्टेजेस हैं, जिसमें पहली आती है आपकी यूथफुल स्टेज। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलीफ को बताया गया है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिलीफ जो दो टर्म है इसको पहले हम समझ लेते हैं। जो एब्सोल्यूट रिलीफ होता है वो आपका सी लेवल से जो हाइट हम मेजर करते हैं, और जो रिलेटिव रिलीफ होता है वो आपका एक एवरेज जो रिलीफ होता है, एवरेज उसको हम मेजर करते हैं एवरेज से। और जो एब्सोल्यूट है उसको हम सी लेवल से मेजर करते हैं, जो हाइट है लैंडफॉर्म की। तो यूथफुल स्टेज में क्या होता है, यूथफुल स्टेज आपका वो स्टेज होता है जहाँ पे आपको हाई ग्रेडियंट स्लोप्स देखने को मिलते हैं, हाई वेलोसिटी होती है एंड हाई काइनेटिक होती है, जो स्ट्रीम्स होती हैं जिसकी हाई कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसका रिजल्ट है कि यहाँ पे हमें बिग रॉक के बोल्डर्स देखने को मिलते हैं, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वर्टिकल जो इरोजन होता है वैली के फ्लोर में वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो एब्सोल्यूट रिलीफ में क्या होता है कि जो सीएफ होता है वो पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, बिकॉज यहाँ पे लेटरल इरोजन इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। और जो आपका यूएफ यूसी यानी कि जो अपर कर्व होता है वो इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता इरोजन से। एलसी जो होता है वो आपका उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी कि जो नीचे वाला जो हमने वैली डीपनिंग वाला पार्ट देखा उसमें हमें शार्पली डिक्लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे हमें हाई एंड डाउन कटिंग देखने को मिलती है और वैली डीपनिंग देखने को मिलती है। इस केस में क्या होता है कि रिलेटिव रिलीफ बढ़ेगी, रिलेटिव रिलीफ जो आपकी सी लेवल से जो रिलीफ सॉरी जो हम एवरेज रिलीफ मानते हैं स्लोप का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी रिलेटिव रिलीफ बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पे लेटरल इरोजन कम होगा एंड वर्टिकल इरोजन यहाँ पे ज्यादा होगा। एंड वैली साइड में हमें जॉर्जियन कैनियंस देखने को मिलेंगे, वैलीज जो होंगी वो वी शेप्ड की होंगी, जो कि कॉन्वेक्स वैली साइड यहाँ पे हमें स्लोप देखने को मिलेंगे। इस फेज में आपको बहुत सारे रैपिड्स एंड वाटरफॉल देखने को मिलेंगे।
जब स्टेज का डिक्लाइन होगा उस फेस में आपको रैपिड्स एंड वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। अब अगर हम मैच्योर स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में क्या होगा कि ग्रेडियंट इतना ज़्यादा नहीं होगा पहले जैसे स्टेज से, जिसका रिजल्ट होगा कि हमें यहाँ पे वर्टिकल इरोजन कम होता हुआ दिखेगा और लेटरल इरोजन बढ़ता हुआ दिखेगा। यानी कि यहाँ पे अपर कर्व में हमें शार्पली डिक्लाइन देखने को मिलेगा, एलसी भी फॉल करेगा, बट प्रीवियस फेज की तरह यहाँ पे हमें एलसी में यानी कि लोअर कर्व में हमें शार्प डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव रिलीफ भी फॉल हो जाएगी और एब्सोल्यूट रिलीफ भी डिक्रीज हो जाएगी, इन्हीं दोनों टाइप की रिलीफ में हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। और वैली डीपनिंग बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, वैली डीपनिंग अब इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो यूथ स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है। अब आता है आपका ओल्ड स्टेज में क्या होगा कि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसका रिजल्ट है यहाँ पे इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा रिवर के पास, तो यहाँ पे इतना ज्यादा लेटरल इरोजन हमें यहाँ पे इतना ज्यादा वैली इंक्रीशन यानी कि यहाँ पे हमें वर्टिकल इरोजन इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बट लेटरल इरोजन और वैली वाइडनिंग अभी भी एक्टिव रहेगी। अपर कर्व जो होगा वो बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे गिर जाएगा एंड एलसी जो होगा यानी कि जो लोअर कर्व होगा वो बिकम पैरेलल हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक बेस लेवल तक पहुंच जाएंगे और रिड्यूस हो जाएंगे। तो वाटर डिवाइड से भी यहाँ पे जो समिट्स होते हैं माउंटेन्स के वो भी रिड्यूस हो जाएंगे डाउन वेस्टिंग एंड बैक वेस्टिंग द्वारा। एब्सोल्यूट रिलीफ भी रिलेटिव रिलीफ की तरह यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। वैलीज जो है वो बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएंगी, विद कनकेव वैली साइड हमें स्लोप देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमें एक्सटेंसिव फ्लैट प्लेन्स देखने को मिलेंगे। इस स्टेज में हमें मेंडरिंग और अदर फीचर्स जैसे ऑक्सबो लेक, रेजिडुअल कनकेव कॉनकेव मोनेड रॉक्स और एक्सटेंसिव अंडुलेटिंग लो रिलीफ फीचर्स के प्लेन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो जो एंड स्टेज होगा एंटायर लैंडस्केप का वो एक फीचर लेस बड़े से पेनी प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्को डेविस ने पेनी प्लेन नाम दिया, पेनी प्लान नाम दिया। अब ये जो टाइम पीरियड था इस फेज का वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड होता है जितने भी फेजेस हैं। अब अगर हम पेनिप्लेनेशन साइकिल की बात करें तो पहले देखो इस डायग्राम में क्लियरली व्यू में दिखाया गया है कि पहले क्या होगा, वैली वर्टिकल इरोजन होगा तो वैली डीपनिंग होगी, उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे वैली डीपनिंग कम होती जाएगी, यहाँ पे लेटरल इरोजन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एंड देखोगे लास्ट स्टेज में तो बिल्कुल एकदम पेनी प्लेन बन जाएगा जब ये बेस लेवल को पूरा इरोजन आपका अचीव कर लेगा, बट यहाँ पे स्टिल लेटरल इरोजन जो है वो एक्टिव रहेगा जब तक कि पूरा इसको प्लेन में नहीं कन्वर्ट कर। तो ये पूरा आपका पेनिप्लेनेशन साइकिल। अब ये स्लोप जो डेविस का जो मॉडल है वो स्लोप डिक्लाइन है, जो कि बताता है कि टाइम के साथ आप देखोगे कि जो स्लोप है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, एकदम डिक्लाइन फेज में आता जा रहा है। कि पहले स्लोप बिल्कुल ऐसा था, स्टीप स्लोप था, फिर धीरे धीरे ये क्या होता गया, जेंटल स्लोप बनता गया, कनकेव कर्व बनता गया और लास्ट में ये पेनी प्लेन में जाके थर्ड स्टेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये आपका ये जो है ये स्टेजेस दिखा रहे हैं कि पहले स्टेजेस में आपको रैपिड्स एंड वाटरफॉल देखने को मिलेंगे यूथफुल में, दूसरे स्टेजेस में आपको ट्रिब्यूटरीज फ्लड प्लेन्स वगैरह सब देखने को मिलेंगे और तीसरे लास्ट स्टेज में आपको डेल्टा की फॉर्मेशन, जो लास्ट स्टेज होता है फ्लूवियल साइकिल का ओल्ड स्टेज, उसमें आपको डेल्टा की फॉर्मेशन सेडिमेंट के डिपॉजिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। अब अगर हम इवेल्युएशन देखें तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल है, लूजिएस्ट लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है और इजी लैंग्वेज में बताया गया है। ये मॉडल बेस्ड है केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन का। ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को एंड हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन देता है लैंडफॉर्म के बारे में, लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट के बारे में। और ये एक बहुत लॉन्ग गैप के बाद आया
जो हटेनियन का मॉडल था ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को लेकर। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये मॉडल बताता है कि रैपिड डेवलपमेंट होता है लैंडफॉर्म का, बट प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग हमें स्लो रेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो फिर रैपिड डेवलपमेंट कैसे हो सकता है लैंडफॉर्म में। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि अपलिपमेंट एंड इरोजन जो होते हैं वो हैंड टू हैंड नहीं चल सकते, मतलब एक साथ नहीं चल सकते, बट इसको बहुत सारे जोग्राफर्स ने क्रिटिसाइज किया कि इरोजन वेट नहीं करेगा लैंडफॉर्म के अपलिपमेंट के कंप्लीशन होने का। तो डेविस ने इसको बताया कि इन्होंने इस चीज को 2 रीजन से कंसिडर किया था। पहले, इस मॉडल की सिंप्लिसिटी को बनाए रखने के लिए। दूसरा, जो इरोजन होता है वो अपलिपमेंट के दौरान नहीं देखने को मिला। तो डेविस का जो मॉडल है इसमें हमें एक लार्ज पीरियड में एक स्टेबल लैंड मास चाहिए होता है, बट ये चीजें रॉन्ग थी। प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग प्लेट जो है वो मूव करती रहती हैं, तो इस स्टेबल लैंड मास हमें कैसे देखने को मिल सकता है। ऑल थ्रू मैनी पार्ट ऑफ द मनी पार्ट्स जो थे इस थ्योरी के वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किए गए, बट स्टिल ये जो थ्योरी है वो सिग्निफिकेंट है। जो फ्यूचर मॉडल्स बने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का, उसका बेस बनने में, कि ये प्राइमरी थ्योरी थी और इसी के बेसिस पे और जितनी भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी आई वो इसी को बेस मानते हुए बनाई गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैंग की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो ये रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।